ट्वेल्थ क्लास। आज आप चैप्टर रीड करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ये आपकी बुक है। सेकंड बुक फर्स्ट बुक है आपकी। सेकंड बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इसका भी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये आपकी बुक है समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था वो शीत युद्ध से संबंधित देखा था। वहाँ पे हमने दो राष्ट्रों के बीच में देखा था, दो पूरे वर्ल्ड को दो राष्ट्रों के रूप में विभाजित होते हुए देखा था, दो ध्रुवीयताओं के रूप में देखा था। तो वहाँ पर था ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा हमने पढ़ा था सोवियत संघ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ हम देखिए दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए वो देख लेते हैं। शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, कोल्ड वार के बारे में। तो देखिए शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में देखिए जब शीत युद्ध का दौर था तो उस टाइम पे बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था और जो यह दीवार थी यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्व जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए थे। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई थी। देखिए जब ये घटना घटित हुई थी, जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया था और किसने गिराया था, जो पूर्व जर्मनी की आम जनता है उसने इस दीवार को गिराया था। तो इस नाटकीय जो घटना हुई थी उसके बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारे सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन तथा शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुकी जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध बेटा कब हुआ था? 1939 टू 1945 तक हुआ था और पहला जो विश्व युद्ध है वह कब हुआ था? 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। तो ये कहता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो जर्मनी विभाजित थी उसका एकीकरण हुआ। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। देखिए यदि यहाँ पर मैं बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ यहाँ मैं बात कर रही हूँ बेटा सोवियत संघ की बात कर रही हूँ। सोवियत संघ के जो यूरोप के 8 देश उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने उनका जो साम्यवादी शासन था उसको उन्होंने बदल डाला। किस वजह से बदल डाला? जनता के प्रदर्शन की वजह से बदल डाला। शीत युद्ध के अंत समय में सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। शीत युद्ध का जब अंत हुआ तो उसमें सोवियत संघ जो है उसने यह जो सब कुछ हो रहा था उसे चुपचाप देखा। ऐसे किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता के सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ था। जो भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि सैन्य मजबूरी रही हो। यह सब कुछ उसे चुपचाप इसलिए देखना पड़ा था कि ये जो सामूहिक कार्रवाइयाँ थी ये वहाँ की आम जनता के द्वारा की गई थी। अंत में इस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब हम लास्ट की बात करें तो जो सोवियत संघ चुपचाप से सब कुछ देख रहा था, जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसकी वजह से अंत में जाकर सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण तथा परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों में भारत के कैसे रिश्ते हैं। देखिए जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ था। जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसके बाद भारत के जो रिश्ते थे वो इन सब से कैसे थे, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। बाई का मतलब दो, पोलैरिटी का मतलब दो ध्रुव, ठीक है। दो ध्रुवीयता का जो अंत हुआ वो हम यहाँ देखेंगे। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वार। बर्लिन वॉल का जो निर्माण है वो कब किया गया था? कोल्ड वार की ड्यूरेशन में ही किया गया था। वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल, यह है इसका सबसे बड़ा प्रतीक था। वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989, जिसे 1989 में वहाँ के लोगों द्वारा गिरा दिया गया। दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड, ये जो ड्रामेटिक
एक घटना जो घटित हुई थी उसके बाद कुछ ऐसी ही इक्वली ड्रामेटिक घटनाएं और भी घटित हुई एंड द हिस्टोरिक चेन, और इस तरीके से ऐसे ही कुछ इवेंट्स हुए दैट लीड टू कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो जिनकी स्थिति कब उत्पन्न हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई थी, एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वार, और कब इनकी समाप्ति हुई, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। जर्मनी जो डिवाइडेड है, जर्मनी विभाजित हो गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज यूनिफाइड, वह दोबारा से उसका क्या एकीकरण कर दिया गया, वन आफ्टर अनदर द 8 जो एक दूसरे के बाद जो 8 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी दैट वाज पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो किसका पार्ट थी, सोवियत संघ का पार्ट थी, रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट जो सरकार थी उसे बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, इन रिस्पॉन्स टू मास डिमोनिस्ट्रेशन, किसकी वजह से, जो वहाँ पर लोगों के समूह की जो कार्रवाई हुई थी उसकी वजह से। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वार बिगेन टू एंड, सोवियत यूनियन जो है वो आराम से खड़ा हुआ था शीत युद्ध के बाद, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, नोट बाय द मिलिट्री मीन्स मिलिट्री की तरफ से नहीं, बट एज ए रिजल्ट ऑफ मास एग्रेशन बाय द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, किस वजह से वो चुपचाप बैठा हुआ था एक जगह पे, सोवियत यूनियन स्टैंड कर रहा था, वहाँ के जो लोग, जो आम लोग थे, जो महिलाएं थी, उनकी वजह से। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, और इस तरीके से लास्ट में आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन का भी विभाजन हो गया। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे मीनिंग, क्योजिस कारण देखेंगे, एंड कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम देखेंगे ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी विभाजीकरण हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बारे में। वी ऑल्सो डिस्कस वट हैपन टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रेजाइम, और ये कहता है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिस्ट जो शासन था उसका अंत हुआ, तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में क्या घटना घटित हुई, एंड हाउ इंडिया रिलेट टू दिस कंट्रीज नाउ, और जो इंडिया है उसका मतलब जो संबंध है वो इन कंट्रीज़ के साथ अब कैसा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब हम अपना चैप्टर, ये हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है। स्टार्ट कीजिए। सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, समाजवादी सोवियत यूनियन यूएसएसआर जिसे बोला जाता है, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। एक तरीके से हमसे ये पूछा जाए कि सोवियत संघ की जो स्थापना है, ठीक है, यूएसएसआर की समाजवादी सोवियत गणराज्य की जो स्थापना है वह कब हुई थी, तो वह 1917 में हुई थी। कब हुई थी, जब वहाँ पर 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद ही यह अस्तित्व में आया था। यह क्रांति जो है वह पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी। देखिए जो 1917 में जो क्रांति उत्पन्न हुई थी वह किस लिए उत्पन्न हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में, और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से यह प्रेरित थी। देखिए ये अगेंस्ट किस चीज़ की थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अगेंस्ट थी यह क्रांति, और किसके क्या ये चाहती थी, यह समाजवाद के आदर्श चाहती थी, समतामूलक समाज की ज़रूरत से यह प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। इस क्रांति में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो निजी संपत्ति की संस्था है उनको समाप्त किया जाए, ठीक है, और दूसरी बात जो समाज है उसको समानता के सिद्धांत पर सचेत करने के लिए यह एक सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। यहाँ हम देखें तो जो सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे उन्होंने राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यदि यहाँ मैं सोवियत राजनीति की बात करूँ तो वह सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जो भी इकोनॉमी थी वह किसके कंट्रोल में थी, स्टेट के कंट्रोल में थी।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत संघ ने इन्हें फाशीवाद ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। देखिए, यदि मैं दूसरे विश्व युद्ध की बात करूं तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के अंडर में आ गए थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि सोवियत सेना ने उन्हें फाशीवाद जो ताकतें थीं उनके चुंगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। जिन देशों को फाशीवाद ताकतों से आज़ाद कराया था, स्वतंत्र कराया था, वो सभी जो देश हैं राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में सोवियत संघ की जो समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ही इन्हें ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता था। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। देखिए, इस खेमे का जो नेता है वो कौन था? समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखिए, What was the Soviet system? सोवियत सिस्टम क्या था? The Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. ये कहते हैं जो यूनियन है, ठीक है, जो संघ है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का, came into being after, वो कब अस्तित्व में आया था? जब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था रसिया में 1917 में, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है द रिवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। ये रिवोल्यूशन जो हुई थी वो इंस्पायर थी किससे? जो आइडियल्स थे सोशलिज्म की, और अपोज किसे करती थी? कैपिटलिज्म को करती थी। एंड द नीड फॉर द इग्लिटेरियन सोसाइटी, और ये मतलब एक इक्वल व्यवस्था वाले समता मूलक समाज की जो इनको एक ज़रूरत थी। दिस वॉज द परहैप्स द बिगेस्ट अटैम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, और इस तरीके से हम कह सकते थे कि यह जो है वह शायद सबसे बड़ा अटैम्प्ट है ह्यूमन हिस्ट्री में टू अबॉलिश, जिसने ख़त्म कर दिया इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो संस्थाएं थी निजी संपत्ति की उन्हें अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन ए सोसाइटी, और यह एक डिज़ाइन एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज की संरचना चाहते थे जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। इन डूइंग सो, इस तरीके से द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट, ये प्रायोरिटी किसको देते थे? स्टेट को। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, और जो पार्टी के इंस्टीट्यूशन थे उनको। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वह कम्युनिस्ट पार्टी के ही सेंटर चारों तरफ था। एंड नो अनदर पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन को मतलब अलाउड नहीं किया गया था। एंड द इकनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, और जो इकनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसे क्या नाम है, प्लान किया गया, नियोजित किया गया और स्टेट के द्वारा इसे नियंत्रित किया गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। ये कहते हैं यहाँ पर कि जो सोवियत आर्मी थी उसने फैसिस्ट फोर्सेस से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्हें आज़ाद कराया था, और जो किसके कंट्रोल में थी? यूएसएसआर के में। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम जो था, यहाँ का जो राजनीतिक और जो आर्थिक सिस्टम था ऑफ ऑल दिस कंट्री वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। इन कंट्रीज़ का मतलब जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था उसे मॉडल कर दिया गया किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। आफ्टर द यूएसएसआर के बाद दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वोर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड, और इन्हीं कंट्रीज़ के जो ग्रुप था उसे ही सेकेंड वर्ल्ड, दूसरा विश्व कहा गया, या सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। द वार्सा पैक्ट जो है ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड दैम टुगेदर, और द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और यूएसएसआर को इस मतलब इस खेमे का क्या बनाया गया? नेता बनाया गया, लीडर बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरे विश्व के बाद जो सोवियत संघ है महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरे विश्व के बाद की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो सोवियत संघ है, ठीक है, जो सोवियत ब्लॉक है वह महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में
कहीं ज़्यादा विकसित थी। यदि यहाँ पर मैं देखूँ तो जो सोवियत संघ है वह महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, और जो अमेरिका को यदि मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है, सोवियत ब्लॉक की जो इकनॉमी है वह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विकसित है। सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो है वह बहुत उन्नत थी, उसके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे तथा जिसमें से खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी सम्मिलित थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित तथा विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, यदि सोवियत संघ की मैं दूर दराज इलाकों की भी बात करूँ तो आने जाने के लिए वह सुव्यवस्थित तथा विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी जो है वह काफ़ी उन्नत था। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन जो है वह सोवियत ब्लॉक में किया जाता था, मतलब यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं था। हालांकि सोवियत संघ की उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी जो क्वालिटी थी वह पश्चिमी देशों के स्तर की, यदि वहाँ की क्वालिटी की बात करें तो उससे काफ़ी कम थी। लेकिन जो यहाँ की सरकार थी उन्होंने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन की जो स्तर था, जो लेवल था, उसे सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें जो है वह रियायती दर पर मुहैया करा देती थी। यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व तथा भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही होता था। बहरहाल, अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो मतलब एक मुख्य प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आया वो क्या था? सोवियत यूनियन था, ग्रेट पावर था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द सोवियत जो इकनॉमी है वो वॉज देन मोर डेवलप, वो ज़्यादा डेवलप थी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के कंपैरिजन में यूएसए एक्सेप्ट यूएसए को छोड़कर यदि हम सोवियत यूनियन की पावर की बात करें तो वह सबसे ज़्यादा ऊपर थी, सबसे ज़्यादा विकसित थी। इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका जो मतलब संचार प्रणाली थी वह भी काफ़ी विकसित थी या आप उन्नत कह सकते हैं इसे। वोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज, और इसके काफ़ी भारी मात्रा में इसके पास ऊर्जा के संसाधन भी मौजूद थे, उनमें इंक्लूडिंग आयरन और स्टील भी मौजूद थे। आयरन, ऑयल, ये सभी के सभी संसाधन उसके पास मौजूद थे। मशीनरी प्रोडक्शन भी था एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड रिमोटेस्ट एरियाज़ विद द एफिशिएंसी। ये कहते हैं जो इसका कम्युनिकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, और जो इसके रिमोटेस्ट एरियाज़ जो काफ़ी दूर दराज के इलाके थे वो भी आपस में कनेक्ट थे। हैड डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, और जो इसके घरेलू जो इसके उद्योग थे वो प्रोड्यूस कर सकते थे, उत्पादन कर सकते थे पिन से लेके कार तक सभी वस्तुएं। लेकिन फिर भी जो यहाँ की क्वालिटी थी वो मैच नहीं होती थी जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री हैं उनसे। जो सोवियत स्टेट जो सोवियत स्टेट ने इंश्योर किया एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीज़न, जो उसके सभी नागरिक थे उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह इंश्योर किया। एंड द गवर्नमेंट जो है वह सब्सिडीज़ देती थी बेसिक नेसेसिटीज, जो उनके आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए, जिसके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया वह हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है और वेलफेयर की जो कुछ स्कीम्स इसके अंदर सम्मिलित की गई। देयर वॉज नो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप थी, वॉज द डोमिनेंट फॉर्म द ओनरशिप लैंड एंड प्रोडक्शन के ऊपर, असेस्ड बाय ओन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की गई थी? सोवियत स्टेट के द्वारा ही ये सभी चीज़ें कंट्रोल की गई थी। फिर देखिए यहाँ पर, बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत प्रणाली की बात करें, स्टार्टिंग में वह अच्छी थी, लेकिन बाद की यदि हम बात करें तो जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका शिकंजा यहाँ पर कसता चला गया और यह प्रणाली जो थी वह सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन काफ़ी कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे।
देखिए यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, वह अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। इसलिए जो जनरल लोग अपनी बातों की जो असहमति होती थी उसे अक्सर चुटकुलों या कार्टूनों के द्वारा व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। जो सोवियत संघ की जो संस्थाएं थीं उनमें सुधार की ज़रूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। देखिए यहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है और इसी का अंकुश जो है वह अन्य सभी संस्थाओं पर था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था एंड जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी के मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्य को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। और यदि हम बाकी की बात करें तो जो सोवियत संघ की स्थापना थी वह इसी पर्पज़ से की गई थी। देखिए पहली बात, सोवियत संघ की जो स्थापना है वह 15 गणराज्यों के लिए की गई थी और 15 गणराज्यों के लिए सोवियत संघ की स्थापना का जो पर्पज़ था वह वहाँ के मामलों की साथ संभाल के लिए ही था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। यदि 15 गणराज्यों की बात करें तो उसमें रसिया कंट्री भी एक थी, लेकिन वास्तव में रशिया हर मामले में प्रभुत्व था। हर मामले में डोमिनेंट यहाँ पर कौन था? रशिया कंट्री ही थी। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर जो है वह उपेक्षित तथा दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका की बराबर की टक्कर दी है, लेकिन उसे काफ़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जैसे कि हमने पीछे देखा था, परमाणु हथियारों की भी यदि बात करें तो उसमें सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी है, लेकिन इसकी काफ़ी भारी जो कीमत है वह सोवियत संघ को चुकानी पड़ी थी। लेकिन सोवियत संघ जो है वह प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वह और भी कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का जो प्राथमिक है वह लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से पीछे छूट गया और इसे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई। खाद्यान्नों का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था जो है वह लड़खड़ा रही थी और अंततः जो है वह ठहर सी गई थी। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखिए जो सोवियत सिस्टम है हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, यह ब्यूरोक्रेसी इसमें आ गई थी और एंड द अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट्स सिटीज़न। और जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने जो आम नागरिकों का जीवन था उसे काफ़ी कठिन बना दिया था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी की नहीं थी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने का अधिकार भी नहीं था। स्टिफल्ड पीपल, इसी वजह से जो लोग थे वह ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट, जो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे? बाय जोक्स एंड कार्टून के द्वारा। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, जो ज़्यादातर जो सोवियत स्टेट की इंस्टीट्यूशन थी, जो उनकी संस्थाएं थी, उनमें सुधारों की आवश्यकता थी। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर एक दलीय ही पार्टी थी जो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑफ द सोवियत यूनियन, हैड टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन, उसका जो वह नियंत्रण रखती थी इन सभी संस्थाओं के ऊपर। एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, और यह लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं थी। कौन उत्तरदायी नहीं थी? कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो सोवियत यूनियन था यह उत्तरदायी नहीं था। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल, जो लोगों की आकांक्षाएं थी पार्टी ने उन सभी के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, डिनाई कर दिया था। इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर, और जो सोवियत यूनियन है इसके अंदर जो 15 स्टेट्स इंक्लूडेड थे, 15 गणराज्य इंक्लूडेड थे, उनका जो निर्माण है वह सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया था कि वह उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। ऑल्दो ऑन पेपर द रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक, यदि पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो जो रशिया है वह इन्हीं 15 गणराज्यों में सम्मिलित थी जिनसे मिलकर सोवियत यूनियन का निर्माण हुआ था। लेकिन
15 रिपब्लिक दैट द टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। इन रियलिटी यदि वास्तविकता की बात करें तो रशिया जो है उसका प्रभुत्व था एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के ऊपर, एंड पीपल फ्रॉम द अदर रीजन, और जो दूसरे क्षेत्र से जो लोग थे वे अपने आप को महसूस करते थे नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। इन आर्म्स रेसेस, यदि हथियारों की होड़ में हम देखें तो सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसने काफ़ी अच्छा खरा जवाब दिया है यूएसए को, बट एट ए ग्रेट कॉस्ट, लेकिन उसे काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा है। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, जो सोवियत यूनियन थी वह काफ़ी पीछे रह गई तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स, और उन्होंने वह फील हो गई किस चीज़ में, लोगों की वहाँ की जो आकांक्षाएं थी राजनीतिक और आर्थिक रूप से। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1917, सोवियत जो ब्लॉक था उसने अटैक किया किस पे, अफ़गानिस्तान पे 1979 में, वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर, और इसकी वजह से वहाँ का जो सिस्टम था, जो वहाँ की व्यवस्था थी वह काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फील कंसिडरेबली बिहाइंड द दैट ऑफ द वेस्ट, और पश्चिमी देशों की अपेक्षा यदि हम देखें तो यहाँ की जो तकनीकें थी वह भी काफ़ी नीचे आ गई थी, और प्रोडक्टिविटी यहाँ की उत्पादन जो है वह भी काफ़ी कम हो गया था पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में। दिस लीड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, और इसी तरीके से जो मतलब जो भोक्ताओं की जो वस्तुएं थी उनमें भी कमी आ गई थी। फूड को जो इंपोर्ट किया जा रहा था एवरी ईयर, और उसकी भी जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, और सोवियत यूनियन वॉज फल्टरिंग इन द लेट 1970, और इस तरीके से सोवियत जो इकनॉमी थी वह काफ़ी नीचे चली गई थी 1970 में, एंड बिकेम स्टेंजेंट, और वह आखिरकार मतलब ठहर सी गई थी। स्टेंजेंट होता है ठहरना।